मैं काव्य अर्जुन एक आम सी घरेलू औरत हूँ। हम पति पत्नी में बहुत मोहब्बत और चाहत थी। अर्जुन आदत के बहुत ही अच्छे थे और एक सुलझे हुए आदमी भी थे। लेकिन मेरी वही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद एक 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और अर्जुन की सैलरी पर भी गुजारा नहीं हो रहा था। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, जबकि कोई घर में मदद करने वाला भी नहीं था। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी औरतें गुजरती है, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ हुआ उसने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल रखी थी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे। भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे। तीनों बेटों में 1-1.5 साल का ही फर्क था। मैं उन्हें ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। अर्जुन का छोटा सा घर और कम तनख्वाह में कोई नौकर चाकर छोटे छोटे बच्चों को संभालना अब मुझे मुश्किल हो रहा था। उनके साथ मुझे अकेले ही घर का काम भी करना पड़ता था। अर्जुन अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। उनके पिता का देहांत हमारी शादी के कुछ साल पहले ही हो गया था और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी थी। अब मैं और अर्जुन इस घर में अकेले ही रहते थे और अर्जुन के काम पर जाने के बाद में अकेले सारा दिन घर पर मैं बच्चों को संभालती और घर के काम भी करती थी। एक अकेली औरत के लिए छोटे बच्चों को संभालना और उनके साथ घर के काम भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे पति अर्जुन सुबह को नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर देते थे, मगर जब वह अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा बुरा हाल रह जाता। पूरा किचन में चक्कर लगाते लगाते पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई और नहीं था जिसमें मैं बात कर सकूं या जिसे मैं अपना दुख सुना सकती थी। रात को अर्जुन जब ऑफिस से घर आते तो बच्चों के साथ खेलने में लग जाते थे और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थक जाते थे कि देखते ही हमें नींद आ जाती थी। एक तो सारा दिन बच्चों की जिम्मेदारी, उस पर घर की सफाई और खाना बनाना, यही दिन रात मेरे साथ हुआ जा रहा था और दिन कठिन गुजर रहे थे। जब एक दिन अर्जुन एक बड़ी उम्र के आदमी को अपने साथ घर लेकर आए और मुझसे कहने लगे, ये लो बीवी साहब, तुम्हारा मसला हल हो गया है। आज से यह अंकल तुम्हारे सारे काम कर दिया करेंगे और बच्चों को भी संभाल लेंगे। तुम उनसे जो काम कहोगी यह मना नहीं करेंगे। बस रात को 8 बजे इन्हें वापस जाना होगा। अर्जुन मुझे बताने लगे, ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर है। वो लोग कुछ महीने के बाद लंदन जाने वाले हैं और वो लोग लंदन जाके वहीं पर रहेंगे, लेकिन यहाँ इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। इसलिए बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊँ। जो भी कामकाज हो हम इन्हें बता देंगे और तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। यह बुजुर्ग तुम्हारी हर काम में मदद कर दिया करेंगे। दिखने में वह आदमी अच्छी खासी अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर झुर्रियां छाई हुई थी, सर के बाल भी सफेद थे। वो अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। सीधे से सलवार कमीज में उनके चेहरे पर सफेद रंग की दाढ़ी। उन्हें देखकर मैंने सोचा कि अगर कोई औरत होती तो मुझे भी सुकून मिल जाता, लेकिन वह फिर मैंने सोचा कि यह तो बुढ़े इंसान है, इनसे मेरा क्या होगा और इनसे थोड़ी ना बच्चे संभलेंगे। लेकिन कुछ दिन ही गुजर गए थे कि मेरे बच्चे उनसे बहल गए थे और वह घर के छोटे मोटे काम कर लिया करते थे। वह मुझे बेटा कहकर पुकारते थे। जब मैं किचन में काम करती होती वो मेरे पीछे पीछे किचन में आ जाते और कहने लगते, बेटा मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छी काट लेता हूँ। अगर कोई काम हो तो तुम मुझसे बिना तकल्लुफ कह सकती हो। पुराने से कपड़े पहने हुए, कंधे पर रुमाल लटकाए हुए, वो इतनी गर्मी में काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये इतने बुढ़े आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन अब बुजुर्ग के बॉस का हुक्म था तो हम टाल नहीं सकते थे। वो सुबह को 9 बजे ही हमारे घर पर आ जाया करते थे और रात को 8 बजते ही वापस चले जाते। उनसे अपने घर का कामकाज क्या करवाती। उनके आने से तो मेरी बहुत ज्यादा मदद हो गई थी कि मेरे बच्चे उनसे बहुत ज्यादा बहल गए थे और वह घर के छोटे मोटे काम कर दिया करते थे। वो मुझे बेटा बेटा कहकर बार बार पुकारा करते थे। वो इतनी गर्मी में भी किचन में पसीना पोंछते हुए मेरा हालचाल पूछने के लिए आ जाया करते थे। वो हमेशा मुझसे काम पूछते रहते, लेकिन मैं उनको कोई काम नहीं करवाती थी क्योंकि वो बहुत उम्र दराज आदमी थे, मेरे पिता के समान थे। मुझे उनसे कोई काम बताते हुए बहुत ज्यादा शर्म आती थी। मैं कहती थी, अंकल आप रहने दो, हम कौन सा इतने अमीर है जो आपको हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। आप हमारे यहाँ नौकर नहीं है, बस आप मेरे बच्चों के साथ खेला कीजिए, उन्हें संभाला कर लीजिए और बाजार से सामान लाया कीजिए। और मुझे उनके आ जाने से बहुत आसानी हो गई थी। बाजार की काफी चीजें मैं उनसे मंगवा लिया करती थी। बस 8 बजते ही वह अपने घर जाने के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर वो मुझसे इजाजत मांगते और कहते, बेटा मैं जाऊँ। जब मैं उनसे कहती कि जाइए, वो मुझसे कहते कि 50 रुपए दे दो। मेरे पास अक्सर पैसे होते थे, मैं उन्हें रोज 50 रुपए मांगने पर दे दिया करती थी। एक बार मैंने उन्हें 200 का नोट दिया, कहा रख लीजिएगा, लेकिन उन्होंने वो मुझे वापस कर दिया और कहने लगे कि बेटा सिर्फ मुझे 50 रुपए ही चाहिए, मैं 50 रुपए ही लूंगा। मैंने उन्हें बहुत देने की कोशिश की, उनसे कहा कि मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे मना कर दिया और कहने लगी कि मैं सिर्फ 50 रुपए ही लूंगा। मुझे उनकी बात कुछ अजीब सी लग गई थी। 1 महीना गुजर गया था, इसलिए मैं अब उन अंकल से बहुत तकल्लुफ हो गई थी। मैं जब किचन में खाना बनाकर आ जाती तो वह बर्तन धो लेते और बर्तन धोने के लिए ऐसे ही चले जाते, सब्जी काट दिया करते थे। अब मैं उनके साथ में किचन में काम कर लिया करती थी। जो पहले की तरह मुझे उनके साथ किचन में झिझक नहीं होती थी। वो मुझसे बच्चों के बारे में बात कर लिया करते थे। कभी कभी सब्जी काटते हुए वो मुझे खाना बनाने की रेसिपी पूछने लगते। अब मुझे उनसे बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही थी। दोपहर में मैं अपने बच्चों को सुलाकर किचन में काम करने के लिए जाती तो वो अंकल मेरे पीछे पीछे मेरा हाथ बटाने के लिए आ जाते थे। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके बाद वह मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनको देखकर डर लग रहा था, फिर मैंने उनके चेहरे से नजर हटा ली और अपने काम में लग गई। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से किचन से निकलकर बाहर चले गए। मैंने अपने दिल में सोचा कि मुझे क्या जरूरत पड़ी थी जो मैंने उनके घर वालों के बारे में पूछूं। बेहतर है कि मैं अपने काम से काम रखूं। अब मैं उनसे कभी भी कोई सवाल नहीं करूंगी। अगले रोज जब सुबह वो घर पर आए तो उनका बर्ताव पहले जैसा ही था। फिर बातों ही बातों में वह अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे, उनके बच्चों का जिक्र करने लगे। कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, तेरे
औरत के बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनके बच्चे भी कभी कभी चिड़चिड़ किया करते थे, मुझसे बदतमीजी कर लिया करते थे, वरना तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर लिया करते थे। मैंने उनसे पूछा, अंकल आपने बड़ी मैडम के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, वो कैसी है? किचन में सलाद काटते हुए उनसे मैंने पूछने की कोशिश की। वो मेरे पास ही बैठे थे, एक ठंडी और गहरी सांस भरी और कहने लगे, उनका मिजाज बहुत तेज है लेकिन अच्छी ही है। अब क्या करें, हम तो नौकर आदमी हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे नखरे कौन देखता है, हमें तो बस काम से मतलब है। वो लापरवाही दिखाने लगी। मैंने उनसे पूछा, अंकल रवि साहब आपको क्या तनख्वाह देते हैं? मैंने वह सलाद प्लेट से सजा के उनसे पूछा। वो कुछ देर मुझे गौर से देखने लगे, उनके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। इस बार भी उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल गए और कहने लगे कि मैं जरा बच्चों को देखकर आता हूँ। ये कहकर वो किचन से बाहर चले गए। एक बार वह किचन में सब्जी काट रहे थे और गर्मियाँ बहुत तेज थी, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली थी। मैं भी वहीं पर रोटी बना रही थी। जब मेरी नजर उनके हाथ पर पड़ी, उनके हाथ पर गहरे जख्म के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका हाथ बहुत बुरी तरीके से जला हुआ हो। अंकल यह हाथ कैसे जला? बहुत बड़ा निशान है। उनका हाथ देखकर मेरा दिल कांप गया था। वो कुछ घबरा से गए, हाथ से ग्लास भी टूटकर सिंक में गिर गया था। वो मेरी गलती थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे करते हुए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और फिर बर्तन धोने लग गए। उनके चेहरे पर अफसोस दिख रहा था। पता नहीं क्यों वो मुझे कुछ परेशान लगने लग गए थे। 8 बजते ही बस उन्हें अपने घर जाने की जल्दी होती थी। अर्जुन ने कई बार उनसे कहा कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहाँ आराम कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पर रुक जाया करें। लेकिन नहीं, वह तो ऐसे जल्दी करते थे जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वह अपनी पत्नी के बारे में मुझे बताने लगे। कहने लगे, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, बहुत अच्छी औरत है, जैसे तुम अपने पति अर्जुन का ख्याल रखती हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, तुम लोग जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। मैंने उनसे कहा कि आपको आंटी से बहुत मोहब्बत है, इस वजह से आप 8 बजे जाते हो, आपको जाने की बहुत जल्दी है, वो आपका इंतजार करती होगी। मेरे कहने पर एक उदासी उनके चेहरे पर छा गई और वह गहरी सोच में गुम हो गए और कहने लगे, ठीक कहती हो बेटा, वो मेरा इंतजार करती है। मेरा थोड़ा सा भी लेट हो जाना उसको अच्छा नहीं लगता। वो दरवाजे पर खड़े होकर मेरी राह देखने लगती है। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर जाता हूँ तो मैं पास बैठता हूँ, तभी मेरे पोता पोती आकर मेरे गले लग जाते हैं, मेरे हाथ चूमते हैं, दादा दादा कहकर मेरी गोद में बैठने लग जाते हैं। बहू आकर अपने सर पर हाथ रखवाती है और मुझे पानी का ग्लास दे देती है। मुझसे कहती है कि पिताजी खाना अभी गर्म है, अगर आप कहे तो आपके लिए खाना लगा दूं। लेकिन एक तुम हो जो मुझे खाना खिलाए बिना यहाँ से जाने ही नहीं देती हो। मुझे रोज अपनी बहू को मना करते हुए शर्म आती है। वो मेरे सर पर हाथ रखकर प्यार से बोले जैसे कोई अपनी बेटी से लाड़ में कहता है। फिर रात को मेरा बेटा ऑफिस से आकर बहुत देर तक मेरे पैर दबाता रहता है। मैं उससे कहता हूँ कि तुम खुद थके हारे आए हो और फिर मेरे पैर दबाने बैठ जाते हो। दिन भर मैं काम नहीं करता हूँ, ऐसा मैंने उससे कहा। मैंने उससे कहा कि काव्या और अर्जुन मुझे कोई काम ही नहीं करने देते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन मेरा बेटा कहता है कि पिताजी अब जब तक मैं आपके पैर नहीं दबा लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उनकी इतनी नेक औलाद थी जो उनकी इतनी खिदमत करती है और उनकी इतनी परवाह करती है। वरना आजकल की औलाद को तो अपने माता पिता को देखना भी नहीं होता है, उनसे बात करना भी नहीं होता है। और फिर मेरी पत्नी जब तक दिन भर की बातें मुझे ना बता दे उसके दिल को चैन नहीं मिलता है। बस उनकी बातें खत्म ही नहीं होती है और मेरी आंख लग जाती है। वो यह बात कहकर हंसने लगे। मैं उससे कहता हूँ कि हमारी उम्र बीत गई है लेकिन तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है। वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगे जो शायद उनकी हंसी की वजह से उनकी आंखों में आ गए थे। सच्ची मोहब्बत अंकल वही है जो आपकी पत्नी आपसे करती है। औरत की मोहब्बत पुरानी कब होती है, वो तो समय के साथ साथ और भी ज्यादा मजबूत और गहरी हो जाती है। मेरी बात पर वह मुझे गौर से देखने लगे। कहने लगी कि तुम बिल्कुल मेरी पत्नी हेमा की तरह बातें करती हो। मैं सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम जैसी ही होती। वो मुस्कुराकर कहने लगे, आप नौकरी क्यों करते हैं अंकल? मेरे सवाल पर वह एकदम घबरा गए। उनका मिजाज बहुत अलग था। कभी कभी बात करने पर आते तो अपने घर वालों की सारी बातें मुझे बताने लगते और कभी कभी मैं उनसे कुछ सवाल करती तो वह बिना जवाब दिए ही वहाँ से उठकर चले जाते। अभी वह मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ही उठकर वहाँ से चले गए थे। फिर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हो सकता है इन्हीं पैसों की परेशानी हो, बेटी की तनख्वाह ज्यादा नहीं हो तभी इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। मैंने अर्जुन से कहा, आपका बॉस तो अंकल को अच्छी तनख्वाह देता होगा जिससे उनका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाया करता होगा, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है तो अंकल के घर वालों को मुश्किल हो रही होगी। आप जितनी तनख्वाह आसानी से दे सकते हैं उन्हें दे दिया करें। मेरी बात सुनकर अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें तनख्वाह देने की कोशिश नहीं करता हूँ? लेकिन वो मुझसे पैसे ले तब ना, जब भी उन्हें मैं पैसे देता हूँ वह बार बार मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम दे देती हो वही मेरी तनख्वाह है। अर्जुन की बात सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि अंकल से पूछूंगी जरूर कि वह 50 रुपए के नोट से आखिर क्या करते हैं। अगले दिन जब मैं अंकल को 50 का नोट देने लगी मैंने उनसे पूछ ही लिया कि सिर्फ 50 रुपए के नोट से उन्हें क्या मिलता है। इस बार वो खामोशी से बाहर चले गए थे और जाकर दरवाजे पर रुक गए और मुझसे कहने लगे, बेटा तुम मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं और अर्जुन दोनों ही अंकल के साथ उनके घर पर गए थे। एक सुनसान सा इलाका था, छोटी छोटी गलियाँ थी, तंग सा माहौल। एक गली के अंदर जाते ही 2-4 घर के बाद गली बंद हो गई थी। उस गली के आखिरी मकान के सामने हम दोनों अंकल के साथ जाकर खड़े हो गए, लेकिन उस घर का दरवाजा बंद था। धक्का मारने से ही वो दरवाजा खुल गया।
सामने एक कच्ची मिट्टी का आंगन था। मैंने और अर्जुन ने एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखा। फिर हम अंदर चले गए। घर में बहुत ज्यादा खामोशी थी। घर के अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा सा आंगन था और सामने 2 कमरे बने हुए थे। हर कमरे में दरवाजा और खिड़की लगे हुए थे। आंगन में पेड़ लगे हुए थे, लेकिन वह बहुत बुरी तरीके से सूख चुके थे। यहाँ पर हर चीज मिट्टी का ढेर बन गई थी। आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अंदर ही कब्र बनाई गई थी और उसकी मिट्टी अभी भी गीली ही थी। घर में कोई भी आदमी नहीं था। चारों तरफ बस खामोशी छाई हुई थी। इन अंकल की चारपाई भी कब्र के एक तरफ बिछी हुई थी। चारपाई के पास एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर एक स्टील का ग्लास उल्टा करके रखा हुआ था। अंकल सबसे पहले इस कब्र पर गए और कहने लगे, हेमा देखो तो कौन आया है। अरे तुम्हें बताया तो था, काव्या बेटा की जिद कर रही थी कि बहाने बहाने से तुमको पूछती जा रही थी, इसलिए मैं उसे यहाँ पर साथ में ही लेकर आया हूँ। मेरे पैरों तले यह सब कुछ देखकर जमीन ही निकल गई। मेरा तो माथा ही खिसक गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है। अर्जुन की हालत भी मुझसे कुछ अलग ही नहीं थी। अंकल ने अपनी जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर इस कब्र पर लगा दी। फिर मुड़कर हमें देखने लगे और कहने लगे कि तुम दोनों वहाँ क्यों रुके हो, अंदर आओ ना। तुम मुझसे कुछ पूछती और 50 रुपए क्यों लेता हूँ उसका जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। हेमा को अगरबत्ती बहुत पसंद थी। उसे अगरबत्ती की खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसके लिए रोज अगरबत्ती लेकर आता हूँ और यह खुश हो जाती है। चलो मैं तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। वो किचन में खाना बना रही होगी। मेरे आने से पहले ही मेरे लिए खाना तैयार करके रख देती है। कहती है पिताजी को आते ही भूख लगी होगी। यह कहकर वो मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर अपने किचन में ले गए। किचन की हालत भी बाकी घर के जैसी ही थी, कुछ अलग नहीं थी। खाली किचन था और उसमें कुछ स्टील के बर्तन पड़े हुए थे, वो भी मिट्टी से भरे हुए। मुझे लगा शायद इनकी फैमिली की किसी हादसे में मौत हो गई होगी। शायद सभी परिवार वाले दुनिया छोड़कर चले गए होंगे, इसलिए ही अंकल तन्हाई का शिकार हो गए हैं। उससे बचने के लिए यही बिना तनख्वाह के काम करते हैं। फिर वह मुझे और अर्जुन को अपने बेटे के कमरे में लेकर चले गए। यहाँ कमरे में भी कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर बड़े से फ्रेम में एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखकर अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने एकदम हैरानी से अंकल की तरफ देखा, फिर तस्वीर को देखा जहाँ अंकल अपने बेटे और बहू के साथ खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके बेटे की उम्र 22 या 23 साल की लग रही थी और बहू की उम्र 20 साल की लग रही थी। अर्जुन की आंखें फैली हुई थी। रवि सर, अर्जुन ने सामने इस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह नाम सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने आज तक अर्जुन के बॉस को नहीं देखा था, सिर्फ उनके बारे में सुना ही था। तो आप सर के पिता है? अर्जुन की आवाज हैरत के मारे निकल नहीं रही थी। अंकल की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा मैं तो उसका नौकर हूँ। अब वह फूट फूट कर रोने लगे थे। अर्जुन ने आगे बढ़कर उन्हें अपने गले से लगा लिया। वह अर्जुन के गले लगकर बहुत ज्यादा रो रहे थे। मेरी आंखें ये सब कुछ देखकर पकड़ा गई थी। मेरा घर बर्बाद हो गया है बेटा। मुझे तो आज तक यह भी समझ नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माता पिता की खिदमत की थी। बेटी की अच्छी परवरिश के लिए उसे तालीम दिलवाने की खातिर अपना चैन सुकून सब कुछ हराम कर लिया था। शुरू से ही मैंने अनिल सर के घर पर नौकरी की थी। उस समय मुझे रोज 50 रुपए तनख्वाह मिलती थी। उसी से मेरा घर अच्छा चल रहा था। मेरी ड्यूटी का टाइम 8 बजे तक ही था। मेरा बेटा बहुत छोटा था। मेरी पत्नी पूरा दिन इस घर में मेरे माता पिता की खिदमत में गुजार दिया करती थी। कभी इतनी हिम्मत नहीं की कि मेरे माँ को किसी बात का उल्टा जवाब दे सके या फिर मेरे पिताजी को आंख उठाकर देख सके। बस सर झुकाकर सास ससुर के हर हुक्म को मानती और उनकी खिदमत किया करती थी। मैं 8 बजे तक घर वापस आ जाया करता था। अपने माता पिता की मैं बहुत ज्यादा खिदमत करता था, उनके पैर दबाता था। अपनी माँ की दिल की बातें और शिकवे सुनकर अपनी पत्नी के पास चला जाता था। बस वही 2-3 घंटे हमारे अपने जिंदगी के थे। हम हंसते एक दूसरे के साथ बातें करते थे, अपना सुख दुख एक दूसरे को बताते। रवि की पैदाइश के बाद हमने उसको सबसे आगे रखा। हमने सोचा कि हम अनपढ़ हैं, इस वजह से हम लोगों के घर पर नौकरी करके उनके झूठे खाने पर पलते हैं। अगर हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे, हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। मेरे माता पिता भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब मैंने अपने पिता की चारपाई संभाली और कब हेमा ने माँ की जगह, कुछ पता ही नहीं चला। हमारे काले बाल और खूबसूरत जवानी अपने बेटे की परवरिश और ख्वाहिशें पूरी करते करते कब बुढ़ापे को पहुंच गए पता ही नहीं चला। मेरा बेटा ऑफिसर बन चुका था। मैंने अपने शेख अमर साहब से कहकर अपने बेटे को उनके दफ्तर में नौकरी दिलवा दी थी। उन्होंने मेरे बेटे को आराम से नौकरी दे दी, क्योंकि मैंने अपनी सारी जवानी उनके घर पर नौकरी की थी और 50 रुपए में वो नौकरी मैंने गुजारी थी। उतनी तनख्वाह देकर बाकी का वह घर का बचा हुआ खाना और कपड़े देते थे, जो हम पहनकर हेमा और मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। अमर साहब की एक बेटी थी आशा, इकलौती थी, इसलिए बहुत ज्यादा सर चढ़ी और बदतमीज भी थी। वो मुझे हमेशा नौकर कहकर ही आवाज देती थी, लेकिन जब मैं नौकर था तो मैं उसे कुछ भी नहीं कहता था। अगर बात यही तक ही होती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मेरे बेटे की तनख्वाह भी अब अच्छी हो गई थी। मैंने सोचा कि हम अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी के दिन बदल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा। जो समय मैं अपनी जवानी में अपनी पत्नी को नहीं दे पाया था, वो हम दोनों बुढ़ापे में एक साथ गुजार लेंगे। मैं यही सोच रहा था कि जैसे मेरी पत्नी मेरे माता पिता की खिदमत करती रहती थी, वैसे हमारी बहू भी हमारी खिदमत करेगी। अपने बेटे की पहली तनख्वाह मिलते ही मैंने अमर साहब से कहा कि अब मुझे नौकरी से छुट्टी चाहिए। वह भी खुशी खुशी मान गए। कुछ महीने मैंने घर पर ही गुजारे थे। एक दिन मेरे घर पर अमर साहब आए। उन्होंने आशा मैडम के लिए मेरे बेटे का रिश्ता मांगा तो मैं हैरान से रह गया था। कहाँ हम और कहाँ आशा मैडम। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेहनती भी था। अमर साहब को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए था। मेरी तो सारी जिंदगी उनकी गुलामी करते करते कट चुकी थी। अब उन्हें मेरे बेटे की गुलामी चाहिए थी।
उनकी बदतमीज और जिद्दी बेटी अगर किसी और के घर शादी करके चली जाती तो 2 दिन भी नहीं रहती। इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देकर हवाओं में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी आशा मैडम से शादी करने के लिए तैयार हो गया। आखिर में मुझे ही बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। आशा कुछ दिन ही हमारे घर रही और फिर मेरे बेटे को अपने साथ लेकर चली गई। हेमा बहुत रोई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि हमारे बेटे की अपनी जिंदगी है, उसे अपनी मर्जी से जीने दो। वो कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी और अपनी सारी ख्वाहिशों को अपने पीठ पीछे छोड़कर रवि की ख्वाहिशों को पूरा करने में गुजारा था। क्या इसी दिन के लिए मैंने ये सब कुछ किया था? मैंने उसे समझाया कि हमारा फर्ज था, वो हमने पूरा कर लिया। वो रोने लगी और कहने लगी कि क्या उसका कोई फर्ज नहीं है। मैंने उसे बहुत बदलने की कोशिश की, लेकिन वह बेटे की जुदाई में बीमार रहने लगी। हमारा बेटा पहले तो हफ्ते में एक बार अपनी माँ से मिलने आया करता था और घर के खर्चे भी दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। जब मैंने देखा कि अब मेरे बेटे ने हमें खर्चा देना भी बंद कर दिया, तो किसी और के घर में नौकरी कर ली मैंने। हेमा की जवानी भी मेरे इंतजार में गुजरी और बेचारी का बुढ़ापा भी मेरा इंतजार करते करते गुजर गया। अगर मुझे लौटने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वह दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतजार करती। वो बेचारी तो मेरे इंतजार में ही ऐसे ही गुजर गई। उसका वही इंतजार उसे एक दिन कब्र में लेकर गया और मैं अकेला रह गया। मुझे अपने घर से बहुत प्यार था, इसलिए मैंने हेमा को कहीं जाने ही नहीं दिया। यही आंगन में ही कच्ची जमीन में उसे दफन कर दिया। मेरा बेटा जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गया। मैं दिन तो वहाँ गुजार लेता था, लेकिन रात को 8 बजते ही मुझे ऐसा लगता था जैसे हेमा अकेली है और मेरा इंतजार कर रही है। इसलिए मैं घर वापस आ जाता और यही रात गुजारता। आशा ने कभी मुझे अपना ससुर नहीं समझा था और ना मेरी कभी इज्जत की थी। आज भी वो मुझे नौकर कहकर ही बुलाती है। मेरा बेटा तो उसके एहसानों तले दबा हुआ है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं कहता। उसके बच्चे भी उसकी माँ की ही परवरिश की वजह से उसी के नक्शे कदम पर चल निकले थे। इसलिए उस घर में आज भी मेरी हैसियत वही है जो पहले दिन हुआ करती थी। अभी मैं उस घर में नौकरी करता हूँ, बस फर्क ये है कि अब अमर साहब के बजाय 50 रुपए तनख्वाह में आशा मैडम से मांगता हूँ, क्योंकि वह मेरी मेहनत की कमाई होती है। हेमा को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 50 रुपए की अगरबत्ती लेकर आता हूँ और सोचता हूँ कि सारी जिंदगी जिस औलाद के सपने पूरे करते करते हमने गुजार दी, उसके पास 2 घड़ी हमें देने के लिए वक्त नहीं है। यहाँ तक कि जब वह मुझे किसी मेहमान से मिलवाता है तो मुझे नौकर ही बताता है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं होता है और कोई दुख भी नहीं महसूस होता है, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी नौकरी करके ही गुजारी है। नौकर कहलाने में किस बात की शर्म। अब जब अपनी पत्नी को वक्त देने का समय आया तो उसके पास समय ही नहीं बचा था। वह दुनिया छोड़कर जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास बैठता हूँ, उससे बातें करता हूँ, अपनी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रखता हूँ। अंकल की पूरी कहानी हमने अपने आंसू बहाते बहाते सुनी थी। रो रो कर मुझे हिचकी आने शुरू हो गई थी। ये कैसा जुल्म था, कैसी अंधेरी नगरी थी। इतने बड़े घर में नौकरों की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की खिदमत नहीं की जा सकती थी। और यही कहानी कौन सी नई कहानी थी। बहुत सी जगह पर माता पिता के साथ औलादे ऐसा ही सुलूक करती है, लेकिन भगवान उनको भी उनकी किए की सजा जरूर सुनाता है, क्योंकि उन्हें भी एक दिन किसी का माता पिता जरूर बनना होता है। जब उन पर जुल्म होगा तब उन्हें अपने माता पिता के दर्द का एहसास होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।